ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ? ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆ जाए। जी सर। जय प्रकाश जी, आप पंजाब में आते रहते हैं, बार बार आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप पंजाब में आते हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है। आप लखनऊ से पूरे भारत में मिशन चला रहे हैं और पंजाब में भी आप देख रहे हैं, जहाँ कितने कहीं कहीं आपको लगता है जहीं मेरे को जाना चाहिए, आप आते हैं और मिशन की बात करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और समझाते भी हैं। जी, इसके लिए भी आपका धन्यवाद है। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि साहब कांसीराम पूरे देश में काम करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, जी, अपनी तरफ खींचता था। तो जहाँ किसी व्यक्ति को उम्मीद दिखती है, रेस्पॉन्स अच्छा आता है, वहाँ वो जाता है। ऐसे ही पंजाब मुझे खींचता है अपनी तरफ बार बार। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो मिशनरी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई आप इस काम को आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए मैं यहाँ बार बार आता हूँ। अभी अभी सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश पुरब मनाया है। जी बिल्कुल। अकेला पंजाब में नहीं, भारत में नहीं, पूरा दुनिया में, विश्व में जी मनाया गया। जी, उसको विश्व गुरु भी मानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अकेला पंजाब के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए उन लोगों ने सोचा है जी, उसके लिए काम किया, स्ट्रगल किया और उसका जो मिशन है आगे भी चला है। जी बिल्कुल। सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पुरब पे बातें की गई, गीतों में, कीर्तन में बाजू ऊपर उठाकर भाषण भी दिए गए। बराबरता वाले राज के, बेगमपुरा के जो मधुमक्खियाँ हैं उनके तरह इकट्ठे होने के लिए भी बात की गई है। जी, आपको कैसा लगता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो मिशन था, क्रांति थी, वो कैसे संभव होगी? देखिए, मानवता के कल्याण के लिए समय समय पर लोग पैदा होते रहे हैं। जी, चारवाक हुए, बुद्ध हुए, जी, तमाम ऐसे लोग हुए जो मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस समय जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं समाज के सामने, जो फेस कर रहा होता है समाज, उसी प्रकार से उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई व्यक्ति का प्रयास करता है। जो व्यक्ति बहुत बड़े पैमाने पे प्रयास करता है, उसको समाज अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, तो उसको लोग महापुरुष कहते हैं। तो वही बराबरी वाली बात थी, चाहे बुद्ध से मान ली, चाहे कहीं भी। हर एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बराबरी की बात कही, स्वतंत्रता की बात कही, न्याय की बात कही, आज पूरी दुनिया में उन लोगों को महापुरुष के रूप में लोग मानते हैं। तो बुद्ध ने, संत रविदास महाराज ने उस समय बात कही जब बहुत बड़ा वर्चस्व था
और बुद्ध वाली बात संत रविदास जी ने कही, लेकिन दोनों में एक अंतर था। बुद्ध जो थे वो जाति व्यवस्था के आधार पर एक बड़ी कास्ट, एक ऊंची जाति से संबंध रखते थे। उस समय जो इनकी बिरादरी थी वो क्षत्रिय समाज से बिलोंग करती थी। बाद में उस बिरादरी का उपनयन संस्कार छीन लिया गया तो वो शूद्र में आ गई। लेकिन संत रविदास महाराज में एक लोअर कास्ट के होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी जाति के लोगों को तर्क के आधार पर अपनी बात का लोहा मनवाया। तो संत शिरोमणि की जो उपाधि थी वो वाराणसी के ब्राह्मण संतों ने दी थी। और उसका मतलब ये होता है कि भाई संतों के भी संत, मतलब आप, हम जो संत माने जाते हैं देश में, आप हमारे भी संत हैं। तो इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया और पूरे देश में काम किया। उनकी वाणी हर जगह पहुंची और साथ के साथ में जो है तर्क के आधार पर अपनी बात कही उन्होंने। तो हम नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया उनके विचारों का आज रिसर्च करती है। लोग उन पर यूनिवर्सिटी रिसर्च करती हैं उनके ऊपर, तो एक एक दोहे के ऊपर रिसर्च की जाती है। तो परिस्थिति के हिसाब से काम किया जाता है। तो उस समय संत रविदास महाराज ने उन परिस्थिति के हिसाब से काम किया। बिल्कुल जी। सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश पर्व मना के गए हैं अभी कुछ दिनों में आ रहा है जन्मदिन साहिब श्री कांचीराम जी का। जी। सतगुरु रविदास महाराज जी ने चाहा था ऐसा राज होना चाहिए जहाँ सब बराबर होने चाहिए, सबका मान सम्मान होना चाहिए। साहिब श्री कांचीराम जी ने वो करके दिखा दिया जी। और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने हमें कायदा कानून में, संविधान में अधिकार दिए हैं। जी बिल्कुल। बाबा संत सतगुरु रविदास महाराज जी ने चाहा था, बाबा साहब ने अधिकार दे दिए। हाँ, जो चाहत थी संत रविदास महाराज की, हाँ जी, वो अधिकार दे दिए संविधान, क्योंकि मौका मिला। बिल्कुल। और साहिब श्री कांचीराम जी ने वो करके दिखा दिया। सही बात है। तो आज आपको कैसा लगता है साहिब श्री कांचीराम जी के जाने के बाद जी जो मिशन था, हम लोग सोचते हैं कि वो पीछे को पाओगे? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, हर एक व्यक्ति वर्तमान तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से जो समस्या है उसके हिसाब से समाधान ढूंढता है। जैसे संत रविदास महाराज की ये चाहत थी कि ऐसा राज मैं चाहूँ जो आप बताते हैं, और उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की बात करी। बाबा साहब को मौका मिला। मौका मिलने पर बाबा साहब ने संत रविदास की वाणी को संविधान में लागू कराया। उसको बुद्ध की मान लीजिए, उनकी मान लीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद में जो है फिर मौका मिला हमारे साहब कांचीराम जी को। उन्होंने उस हिसाब से अपना काम आगे बढ़ाया। तो ये काम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। बुद्ध से, संत रविदास महाराज से, कबीर से, फूले से, साहू से, बाबा साहब से, और फिर उसके बाद साहब से। अब जो आप कहना चाह रहे हो वो ये है कि अब जो बचा हुआ, जो ड्यू काम है, जो बचा हुआ है, वो है अभी साहब के अनुसार सत्ता पर बहुजन विचारधारा का, मानवतावादी सोच का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने। वो काम अभी बाकी है। उसके बाद एक स्टेप और बचता है जी, जो बुद्ध तक पहुंचता है जी, जो बुद्ध की मंशा को पूरा करता है, जो भारत के प्रेम्बल में लिखा हुआ है। वो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। ये एक साधन है सत्ता, लेकिन इसको टेम्परेरी सॉल्यूशन देने के लिए सामाजिक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो, उसके अंदर भाईचारा और उसके अंदर जो है बराबरी का जो सोच रखने वाले लोग तैयार हों। ये परिवर्तन बराबरी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है वो बराबरी की व्यवस्था में बदले। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भाई हम अभी से उस काम को कर देंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं, इतना हमें विश्वास है कि साहब कांचीराम के जो बीच का जो स्टेप है सत्ता वाला, उसको हम इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बना के दे जाएंगे। उसके बाद अगली पीढ़ी को हम काम बता के दे के जाएंगे कि 150 साल का आपको हम प्रोजेक्ट देंगे। उस 150 साल में आपको ऐसे ऐसे चलना है, और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो बुद्ध की जो सोच थी उसको आपको तैयार करना है। तो हम लोग जो काम बचा हुआ है साहब कांचीराम का, सत्ता प्राप्ति का, उसको हम लोग कर ले जाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। बिल्कुल करने जाएंगे। हमारे जो दर्शक है, ये सबको मालूम है कि जयप्रकाश जी अभी पार्टी से बाहर हैं जी, काफ़ी लंबे समय से। तो सवाल आगे ये आएगा, आगे वाली बात आगे करेंगे कि
जयप्रकाश जी कैसे करेंगे? ये तो पार्टी से बाहर है, लंबे समय से बाहर है, इनके हाथ में क्या ताकत है? ये सब लोग पूछना चाहते हैं जी। देखिए तो जयप्रकाश जी, हम ये पूछना चाहते थे, आगे करेंगे बात जी। आप पार्टी से बाहर कितने समय से हैं? 7 साल हो गए। 18 में मुझे निकाला था, आज 25 हो गया, पूरे 7 साल हो गए, पूरे 7 साल जी। 7 साल हो गए पार्टी से बाहर है। बाहर। आगे जाकर ये भी बात करेंगे कि आपने दूसरी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की। उससे पहले ये पूछेंगे हम जी, आप इस मिशन में कैसे आए थे? मैंने 2003 में मूवमेंट को ज्वाइन किया था और 2005 में मैंने कैडर अटेंड किया था अजीत गौतम जी का, जो पंजाब के रहने वाले हैं जी, जिनकी ससुराल जो है इधर है आपके पंजाब में यहीं पर। तो उनसे मैंने सीखा था मूवमेंट को। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पैरों पे खड़ा होना सिखाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे 15 साल तक ट्रेनिंग दी। और तब जा कर के फिर उन्होंने ये कहा कि अब तू जा मेरी तरफ से, और अब तुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अब तुझे कोई अपने पीछे नहीं लगा सकता, अब तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, और अब तुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता। अब तू तैयार हो गया है, अब तू जा। उसके बाद में मैंने सफ़र तय किया और मैं बहन जी के पास तक पहुंचा। तोमर साहब ने मुझे बहन जी के पास पहुंचाया, एमएल तोमर साहब ने। और उसके बाद में मैं दिल्ली का प्रभारी बना, राजस्थान का बना, फिर पूरे देश का बना, और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी साथ में बना। तो ये मेरा रहा। मैं 15 साल मैंने स्टडी किया पूरे इस मूवमेंट को। इसके साथ में मैं अपनी एकेडमिक स्टडी भी करता रहा, पढ़ाई के क्षेत्र में भी काम करता रहा, और इधर मूवमेंट को भी समझता रहा। और उसके बाद में ये फिर समझने के बाद में मैं यहाँ तक पहुँचा, और आज देख लो आपके सामने 7 साल मुझे पार्टी के बाहर हो गए। 7 महीने में लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इस पार्टी को मूवमेंट मानता हूँ, और मैं साहब कांशीराम की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, ना कि मैं MP MLA बन करके किसी दूसरी पार्टी में जा कर के कोई सुविधा भोगने के लिए आया हूँ। तो मुझे 7 साल हो गए। जे मिशन में आने के समय, पार्टी ज्वाइन करने के समय क्या संकल्प लिया था आपने? मैंने साहब कांशीराम, जैसे मैंने 3 में मूवमेंट को ज्वाइन किया, 5 में मैंने कैडर अटेंड करे, और उसके बाद 6 में साहब कांशीराम हमारे बीच से चले गए। तो मैं साहब कांशीराम की अस्थियों का केयर टेकर था। तब मैंने कमिटमेंट किए कि साहब आपके रास्ते पे चलूँगा, ना कभी शादी करूँगा, ना घर वापस जाऊँगा, ना धन संचय करूँगा। आपने CM दिया है तो हम PM देंगे। ये मेरे कमिटमेंट थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस देश का PM दे देंगे। उदाहरण आपके सामने है, जितने सांसद समाजवादी पार्टी के पास हैं, अगर इतने आज BSP के पास होते तो हमारा PM होता। ये तो खेल था साहब कांशीराम का। इसी तो बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। अगर किसी की सरकार, जैसे इन लोगों ने अपना समर्थन दे दिया BJP को, ये नीतीश कुमार और नायडू वगैरह जो हैं, इन्होंने समर्थन दे दिया। साहब कांशीराम कहते थे जब तुम्हारी सरकार हमारे बगैर बन नहीं रही है, तो एक बार भैया मौका हमें दे दो, चाहे 6 महीने का दे दो, तो हम वहाँ PM बनते हैं। हमने प्रयास किया, आगे हम 50 सांसद जिताएंगे और इस देश का PM बनाएंगे। आपको एकदम तजर्बे कर दिया था, आपने संकल्प भी ले लिया था साहब श्री कांशीराम की तरह जी। शादी नहीं करेंगे, हाँ, दूसरा पार्टी में नहीं जाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे, कोई धन जमा नहीं करेंगे, आपका खाता नहीं है। हाँ। खाता भी नहीं आपका? नहीं खाता। तो देखिए वो परिस्थिति और थी। मेरा अकाउंट है, अकाउंट में लेकिन पैसा नहीं रहता। किसी ने बोला भाई पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, साहब हम आपको कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो मैं अपना खाता दूंगा, उस खाते में पैसा आएगा, मैं यहाँ निकाल के तेल डलवा लूँगा। तो ये एक माध्यम है मिशन को चलाने के लिए, मिशन चलाने के लिए। क्योंकि अब मैं ये कहूँ मेरे पास खाता नहीं है, तो कोई आदमी डलवाना चाहता है महाराष्ट्र से पैसा, वो कैसे आएगा? वो एक साधन है, मिशन साधन है वो। मेरे को पैसा इकट्ठा करने का माध्यम नहीं है वो, तो पैसा वहाँ से आकर के मैं सीधा उस पैसे को मूवमेंट में खर्च करता हूँ। आपके नाम के कोई मेरा अकाउंट आप जब चाहे, जो चाहे व्यक्ति तब मुझसे खुलवा सकता है। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है? मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, ना मैं जिंदगी में कभी करूँगा। सिर्फ ये एक अकाउंट मेरा साधन है। वो भी हो सकता है कि अगर मुझे समाज, जैसे मैं घूमूंगा आगे चल के बड़ा होकर के, तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि भाई आप साहब ये पकड़ो, तो मुझे अकाउंट में भी नहीं चाहिए पैसा। वो पैसा आप दो, गाड़ी में तेल डलवाओ, ये प्रोग्राम करवाओ, फिर मुझे ये भी जरूरत नहीं है कि मैं अकाउंट रखूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये काम आगे बढ़े और पैसा उसका साधन है।
तो इसको धन संचय ना करने वाली प्रवृत्ति पे मैं हूँ। जैसे आपने संकल्प लिया था, ऐसे आदमी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा आप जैसे। जी। सब लोग गृहस्थी हैं, शादी किया है, जब प्रॉपर्टी है, सब है। हाँ। फिर आपको निकाल क्यों दिया, बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया पार्टी का? ये देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं, अधिकांश लोग, कि भाई हमने राहुल गांधी को विदेशी बोला था, तो बहन जी ने उस बात पे हमको निकाल दिया। अब बाकी कुछ बातें उनके घर के अंदर की भी थी, जो कि अब इस समय जो चल रहा है उस हिसाब से बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मैं बहन जी से ही बोल के आया था कि बहन जी आप 15 दिन अजमा लेना, 15 महीने चाहे 15 साल, मैं यहीं पर आपको काम करता हुआ मिलूँगा। और अशोक साहब ने जब मुझको मेरी गारंटी ली थी बहन जी से, एमपी अशोक साहब ने, उन्होंने भी कहा था कि बहन जी ये लड़का आपको धोखा नहीं देगा। तो हम उस पर आज काम कर रहे हैं। हम चाहे पार्टी चाहे 3% पे आ जाए, चाहे 2 पे आ जाए, चाहे 1 पे आ जाए, हम आखिरी उम्मीद तक काम करते रहेंगे। ये बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो लोग आज पार्टी से निकले हैं, वो दूसरे दिन ही जहाँ कुछ समय में कुर्सी के लालच में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन मिसाल है आज जयप्रकाश जी कि आज ये बोल रहे हैं कि 7 साल से पार्टी से बाहर हैं, निकाले हुए, लेकिन पार्टी की चौखट पर बैठे हैं। हाँ, कभी तो एंट्री होगी, कभी तो बहन जी बाहर निकलेंगी, देखेंगे लड़का यहीं पे बैठा हुआ है। और मुझे पता है कि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, रोज़ बहन जी के दिमाग में हमारा नाम 100% पहुँचता होगा, या वो लड़का आज भी लगा हुआ है। मैंने कितने को निकाल दिया, दूसरी पार्टी में चले। देखो आपके पंजाब में गढ़ी साहब, लोग कहते थे RS परवीन साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में गढ़ी, ये दोनों ये करेंगे वो करेंगे, दोनों ही चले गए आज वो। अरे मैं मानता हूँ, चलो बहन जी ने आपको किसी वजह से निकाल दिया, मैंने बताया पीछे, चलो आपको लगता है कि बहन जी ने गलत कर दिया, आपने तो उनसे बड़ा गलत कर दिया कि आप दूसरी पार्टी में चले गए अपने मूवमेंट को छोड़ करके। अरे यहीं अड़े रहो ना, पार्टी से निकाला है, मिशन से थोड़ा निकाल दिया। साहब कांशीराम कहते थे कि कांशीराम आपको पार्टी से निकाल सकता है, मिशन से नहीं निकाल सकता। मैं भी मिशन के लिए काम कर रहा हूँ, मतलब साहब कांशीराम, मैं भी मिशन के लिए काम कर रहा हूँ, आप भी काम करो। इसलिए जिसको भी ये पता है कि ये मूवमेंट बड़ी चीज़ है, वो कभी जा ही नहीं सकता। मुझको तो शुरू से सिखाया था गौतम साहब ने, और बहन जी की मैंने किताब पढ़ी थी, साहब कांशीराम को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, इन सब लोगों को पढ़ा कि एक मिशन है, एक मूवमेंट है। हमने कहा ठीक है, हम ही जिएंगे मरेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर दूसरी पार्टियों की मिसाल देखेंगे, जब मानजोग नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनने के समय जब शपथ लेनी थी, सोच उठानी थी, उस समय उन लोगों ने बोला था प्रधानमंत्री बाद में हूँ, हाँ मैं कार्यकर्ता पहले हूँ। कार्यकर्ता पहले हूँ, बिल्कुल सही बात है। हम भी जो है ये सब चीज़ बाद में है, पहले हम मिशन के सिपाही हैं। भाई सभी छोड़ के भाग जाएंगे तो साहब कांशीराम की विरासत को कौन संभालेगा? अनाज छोड़ देंगे इसको, क्या मूवमेंट को, इस मूवमेंट को आगे जाके लोग क्या कहेंगे? कितना संपन्न पीढ़ी थी ये हमारी, जो कुछ नहीं कर पाई। ये पीढ़ी ना तो बाबा साहब को मिली, ना साहब कांशीराम को मिली। अगर ये पीढ़ी भी अगर ऐसे चली गई तो आगे गुलामी निश्चित है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये पीढ़ी अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है, चाहे बौद्धिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे शैक्षिक स्तर पर हो, सबसे संपन्न पीढ़ी है। और इसका भी हम सदुपयोग ना कर पाएँ, हम लोग यहाँ वहाँ भाग जाएं, तो इसलिए हमने मन बनाया है कि नहीं, हम इस पीढ़ी का सदुपयोग करेंगे। और जितने भी लोग इस देश में मूवमेंट को लेकर के चिंतित हैं, समाज को लेकर चिंतित हैं, देश को लेकर के चिंतित हैं, उन सबको असम्बल करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री बना के देंगे। हाँ बिल्कुल। साहब श्री कांशीराम बोलते थे हम CM देंगे, आपने बोला PM देंगे। 100% आप देख लेना। मैं तो कहता हूँ जिसको मेरी बात का यकीन ना हो वो जब यकीन कर लेना, जब हम बना देंगे। मैं किसी से आज तक मैंने कहा ही नहीं है कि तुम मेरा साथ दो या मेरे साथ आ जाओ। मुझको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम PM देंगे, मेरा चेहरा बताता है। इससे नीचे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ताकत लगा लेना पूरे देश के लोग, हम PM देंगे। जिसको यकीन ना हो जब दे देंगे तब बात कर लेना हमसे। मेरा मन कहता है अंदर से, ये सारी हवाएं कहती हैं, सारा ब्रह्मांड कहता है, सारी तरंगे कहती हैं, मेरा पता नहीं, मेरे को आवाज़ आती है
चारों तरफ से कि तू पीएम दे देगा, मैं काम करता हूँ इसलिए। मैंने काम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पीएम देंगे। ये भी एक मिसाल थी, चप्पल पहन के चले थे साहब श्री हाँ, कांचीराम। और क्या। और हम तो आज जूता पहनते हैं स्केचर का 25,000 रुपये का। ये भी देखो समाज की तरफ, उनकी मेहनत से, उसकी मेहनत, उनकी मेहनत से आज हम 30 लाख की गाड़ी में चलते हैं, वो साइकिल में चलते थे, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। और क्या। हम लोग साहब जो है मुर्दों के कपड़े पहनते थे, आज हमारे कपड़े की कीमत 10,000 रुपया है। इस कपड़ों की कीमत 10,000 रुपया है। इतना महंगा है समाज ने बनवाया है। कोई साथी बोलता है कितने साहब कितने पहनने हैं, मैं कितने बनाने हैं, 50,000 रुपये कपड़े फटवा दिए हमारे। तो समाज जब इतना सब कुछ दे रहा है, इतनी संपन्नता है, तो हम पीएम नहीं दे पाएंगे तो क्या देंगे? और क्या हम विधायक सांसद देंगे? काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा मन कहता है, सारे संसाधन कहते हैं, सारी हवाएं कहती हैं, चारों तरफ से तरंगे बोलती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात कहती हो कि आप पीएम दे सकते हो, आप आगे बढ़ो। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ऐसी थोड़ी ना है। साहब श्री कांचीराम साइकिल पे चले थे, पाँव में चप्पल थी, साइकिल भी कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके पंचर के पैसे नहीं थे, मडगार्ड भी नहीं था। हाँ, पंचर के पैसे नहीं थे। हाँ। ते उसके पास कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं था। समाज उस समय गरीब था जी। समाज ऐसा नहीं था जैसा आज है, नहीं था, समाज गरीब था। हाँ। उस समय साहब श्री कांचीराम ने समाज को बिल्कुल सीएम दे दिया, बिल्कुल, और पीएम को मुसीबत में डाल दिया। हाँ बिल्कुल, चैलेंज कर दिया, चैलेंज कर दिया, कुर्सी हिला दी। आज हमारे समाज में धनी लोग बैठे हैं हमारे समाज से, और पढ़ लिख भी गया है समाज। और उस समय जो हमारा लीडर साहब श्री कांचीराम था, वो साइकिल पे घूमता, पाँव में चप्पल थी, खाना जैसा मिल गया, कपड़ा भी जैसा ही था। ऐसा भी सुना है उन लोगों ने शमशान घाट से भी उठाकर कपड़ा पहना है, इतिहास में आया है। बहुत आसान नहीं, अभी हमारे देखते देखते ही हुआ है सब कुछ। तो आज हमारे लीडरों के पास गाड़ियां भी हैं, सिक्योरिटी भी है, समाज भी अमीर है, समाज के पास पैसा भी है, समाज पढ़ा लिखा भी है, तथागत बुद्ध को भी जानते हैं, सतगुरु रविदास महाराज की भी जानते हैं, ज्योतिराव फूले के भी जानते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा होती है रोज। और साहब श्री कांचीराम को जानते हैं, बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को भी जानते हैं, अधिकारों को भी जानते हैं। फिर भी आज हमारा समाज जो है राज भाग तीक नहीं जा रहा। आप मेन क्या आप समझते हैं, बात कहाँ रुकी हुई है? देखिए, इसमें यह है कि मूवमेंट जो है डिस्पर्स हो गया है, मूवमेंट असेंबल नहीं है, लोग फैल गए हैं, लोग चारों तरफ फैल गए हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि ये डिस्पर्स तो हुआ है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अच्छा, मूवमेंट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट डिस्पर्स हो गया है। अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। इनको एक माला में पिरोने के लिए किसी एक विश्वासी व्यक्ति की जरूरत है। ये पूरे देश का समाज किसी एक व्यक्ति को ऐसे को तलाश कर रहा है जो साहब कांचीराम की तर्ज पर इस काम को आगे बढ़ा ले। उसके साथ साथ ये समाज खड़ा होगा। मैं कितना ही बोल लूँ, कोई भी कितना ही बोल ले, कुछ नहीं होना। जब तक ये समाज एक ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं करेगा, तब तक ये इकट्ठा ही नहीं होगा। तब तक ये अलग अलग अपने लेवल पे काम करते रहेंगे। और जिस दिन इनको लग गया कि भाई ये व्यक्ति, इस पर हम विश्वास भी कर सकते हैं, और इस व्यक्ति में धैर्य भी है, इस व्यक्ति में विवेक भी है, इस व्यक्ति में जो है कमिटमेंट जो इसने किए हैं उस पर ये खरा उतर रहा है, तो तब जाकर के ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनकी रेलिवेंसी होगी, उनके आधार पर समाज फिर एक साथ पूरे देश में से एक साथ सभी लोग उसके साथ आ जाएंगे। और फिर 20 साल का काम साहब कांचीराम वाला 2 साल में पूरा हो जाएगा। एक साथ पूरी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता का ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा नहीं है तो काम नहीं कर नहीं सकते, काम नहीं कर पा रहे तो ऊर्जा नहीं है आपके पास, इसलिए हम ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, मैं ऊर्जा को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, समाज में एक विश्वास देना चाहता हूँ कि भाई समाज के लोगों आप चेक कर लो, 1 साल और कर लो, 2 साल, 5 साल, 10 साल और कर लो, मैं आपको यही काम करता हुआ मिलूंगा। जिस दिन समाज ने ये मान लिया कि भाई हाँ ये बंदा ठीक है, तो उसके बाद पूरे देश के सारे विभाग में काम करने वाले लोग, सारे संगठन बना के काम करने वाले लोग,
एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो एक बात प्रॉब्लम ये आ रही है। एक बात हम पूछना चाहते थे, जी बाबा साहब का अपना बनाया हुआ जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी था आरपीआई, जी, रिपब्लिकन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया, साहब श्री कांचीराम ने उनमें उस पार्टी में काम क्यों नहीं किया था? साहब कांशीराम ने 6 साल काम किया था, 65 से लेकर 71 तक आरपीआई में। आरपीआई में जी। और उसके बाद में उनको संबंध विच्छेद हो गया वहाँ से, क्योंकि आरपीआई कांग्रेस के साथ गठबंधन में चली गई एक सीट को लेकर के। एक पे लड़ेगी आरपीआई, बाकी सब पे लड़ेगी कांग्रेस। तो साहब ने कहा कि भाई ये गलत हो गया, तो उन लोगों ने साहब को हटा दिया। उसके बाद साहब कांशीराम उसके बावजूद भी वोट फॉर आरपीआई करते रहे, आरपीआई को बचाने के लिए काम करते रहे। फिर 81 तक उन्होंने काम किया। कितना समय? 10 साल और 10 साल, 5-6 साल पहले और 10 साल ये, लगभग 16 साल तक काम करते रहे। इसमें साहब कांशीराम के स्पीच में ये मिलता भी है कि साहब ये कहते थे कि मेरी 15 साल इस बात में लग गई कि भाई कांशीराम नहीं बिकेगा, मेरे 15 साल खराब हो गए। कांशीराम को पता थी कि वो नहीं बिकेंगे, लेकिन और किसी को थोड़ी ना पता थी। लेकिन साहब को समाज को प्रूफ करने के लिए कि कांशीराम नहीं बिकेंगे, इसको 15 साल लग गए। ऐसे ही हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे। बहन जी कभी तो उम्मीद है कि हमारी वापसी करेगी, बाकी देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। लेकिन हम मूवमेंट को छोड़ करके नहीं जाएंगे, पार्टी को बचाने के लिए, हाथी को बचाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि आगे फिर हाथी मिलने वाला नहीं है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि इसके आगे हम हाथी चुनाव चिन्ह नहीं देंगे, वो लिविंग बॉडी में आता है, लिविंग बॉडी किसी को नहीं दी जाएगी। उनकी क्या शर्तें हैं? उनकी ये उसकी चुनाव आयोग की जी नहीं, उसने ये कहा कि अब कोई भी आगे जो है, अगर एक बार हाथी चला जाएगा आपके हाथ से तो आगे किसी को हाथी नहीं मिल सकता। हम जानना चाहते हैं हाथी कैसे जा सकता है, कैसे जाएगा हाथी? अच्छा, वो ये है कि जैसे हमारी पार्टी के पास इस समय वोट परसेंटेज केवल उत्तर प्रदेश में बचा है। आपके पास 4 स्टेट के अंदर जो है 8% वोट होना चाहिए, या वहाँ के हिसाब से 2% आपके पास में विधायक होने चाहिए। तो विधायक भी हमारे पास में नहीं है उन 4 स्टेट में, और हमारे पास 8% वोट भी नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में लोकसभा के विधानसभा के चुनाव के हिसाब से हमारे पास 9% वोट है। तो उस 9% वोट को अगर ये गिर जाता है नीचे तो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से भी मान्यता खत्म चली जाएगी, राष्ट्रीयता भी खत्म चली जाएगी, हो जाएगी बीएसपी की, और उत्तर प्रदेश की स्टेट की मान्यता भी चली जाएगी। जैसे उसकी है, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और उसका सिंबल कोई और नहीं ले सकता। और अगर ऐसा हो गया तो ये फ्लोट कर जाएगा, ये मतलब ये हट जाएगा हमारे पास से। उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति इसमें जो है अपनी पर्ची डाल सकता है कि मुझे हाथी चाहिए। उसके बाद पर्ची पड़ेंगे तो चुनाव आयोग किसी को भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी विधानसभा किसी भी लोकसभा पर हाथी दे सकता है। और अगर एक बार हाथी पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर अगला किसी को चला जाएगा आपके हाथ से, तो आगे किसी को हाथी नहीं मिल सकता। हम जानना चाहते हैं हाथी कैसे जा सकता है, कैसे जाएगा हाथी? अच्छा, वो ये है कि जैसे हमारी पार्टी के पास इस समय वोट परसेंटेज केवल उत्तर प्रदेश में बचा है। आपके पास 4 स्टेट के अंदर जो है 8% वोट होना चाहिए, या वहाँ के हिसाब से 2% आपके पास में विधायक होने चाहिए। तो विधायक भी हमारे पास में नहीं है उन 4 स्टेट में, और हमारे पास 8% वोट भी नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में लोकसभा के विधानसभा के चुनाव के हिसाब से हमारे पास 9% वोट है। तो उस 9% वोट को अगर ये गिर जाता है नीचे तो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से भी मान्यता खत्म चली जाएगी, राष्ट्रीयता भी खत्म चली जाएगी, हो जाएगी बीएसपी की, और उत्तर प्रदेश की स्टेट की मान्यता भी चली जाएगी। जैसे उसकी है, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और उसका सिंबल कोई और नहीं ले सकता। और अगर ऐसा हो गया तो ये फ्लोट कर जाएगा, ये मतलब ये हट जाएगा हमारे पास से। उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति इसमें जो है अपनी पर्ची डाल सकता है कि मुझे हाथी चाहिए। उसके बाद पर्ची पड़ेंगे तो चुनाव आयोग किसी को भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी विधानसभा किसी भी लोकसभा पर हाथी दे सकता है। और अगर एक बार हाथी पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर अगला किसी को नहीं मिलेगा। वो कोई भी जैसे आज़ाद कैंडिडेट वो भी ले सकता है, हाँ, अगर ये वो हो जाता है। लेकिन क्योंकि अभी आसाम गण परिषद के पास में वहाँ पे हाथी है, वहाँ पर हाथी आसाम गण परिषद के पास में है, तो वो उसका संबंध रहेगा। लेकिन अगर वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी को कभी मिलेगा नहीं।
जैसे आप मिशन में काम करते हैं, हम जब भी आपकी बातें सुनते हैं, हमारे जो श्रोते हैं वो सुनते, तो उन लोगों सबको कैसा लगता है कि जयप्रकाश जी इतना मेहनत कर रहे हैं, इसको निकाला क्यों? बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। ऐसे बहन जी के मन में नहीं आते? आते होंगे, उम्मीद है हमें, तभी तो कुछ ना कुछ तो बात आपको है। कोई चिट्ठी पत्र, कोई नहीं, संदेश, ऐसा कोई कोई आपको मैसेज कभी नहीं नहीं है। बोला है? बस कुछ नेता लोग बताते हैं कि हमने बहन जी से बात की थी कि बहन जी एक मौका जयप्रकाश को और दिया जाए, तो फिर बहन जी कहती है उस बारे में बात मत करो। कुछ लोग बताते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी से भी कुछ लोगों ने बात करी है। जिन लोगों ने बात करी उन्होंने मुझे बताया, तो सतीश मिश्रा जी ने भी ये कहा कि भाई पूरे देश में किसी की भी वापसी की बात करो, लेकिन जयप्रकाश की वापसी की बात नहीं करनी है। में ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन हम तो उसके बावजूद भी हमें पता है कि भाई हम मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी एक मूवमेंट है, आगे का आगे देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमको किसी भी कीमत पे बचाना है। जी। तो आप बाबा साहब के मिशन को, साहिब श्री कांची राम के मिशन को और संतों के मिशन को लगे हुए हैं? हाँ, और लगा रहूँगा मैं तो। मेरी आखिरी इच्छा है कि इस मूवमेंट में काम करना, इस देश का प्रधानमंत्री बना के देना। उसके बाद मैं आराम से, जैसे साहब कांसी राम का 1934 में साहब पैदा हुए, तो 2034 में जो 100 साल बनते हैं तब तक हम इस देश का पीएम दे दें। मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा। तो एक साथ खड़ा होगा मूवमेंट पूरा, ओबीसी, एससी, मुस्लिम, एसटी, बहुजन समाज एक साथ खड़ा होगा। और हम तो औरों से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे कि भाई आप हमारी विचारधारा से सहमत हो तो आप भी आइए, लेकिन जो है यहाँ पर मूवमेंट की बात करनी होगी। तो इसलिए पूरा देश खड़ा होगा देश बचाने के लिए, और पूरा बहुजन समाज खड़ा होगा साहब कांसी राम की तर्ज पर, और हम ओबीसी समाज के व्यक्ति को पीएम बनाने के लिए अनाउंस करेंगे और पीएम बना देंगे। साहिब श्री कांची राम जी लोगों में निकले, हर समाज के लोगों को उन लोगों ने ढूंढा और बहुत सारे जथेबंदियां बनाई, गठबंधन तैयार किए। अब सबको नेता नहीं मिल रहा, जहाँ तलाश रहे हैं, चलो जहाँ समा नहीं है वहाँ अब ऐसा अभी तक नहीं आया कि लोग कोई निर्णय ले सके, अब निशाना बना सके। आप क्या समझते हैं पंजाब के पूरा देश के लोगों को? देखिए, अभी समय लगेगा, इस मूवमेंट के लिए जब समाज सिलेक्शन करेगा तो मुझे लगता है सन 2027 के चुनाव के बाद करेगा। 27 का चुनाव के बाद जो परिस्थितियां होंगी उसके बाद फिर समाज तय करेगा कि भाई क्या करना है। तो अभी ये काम ऐसे ही चलेगा, और हम तो ये कहते हैं कि भाई जो भी इस काम को आगे बढ़ा लेगा हम उसके साथ चल देंगे, उसके पीछे भीड़ का हिस्सा बन करके। तो हम तो इस काम के लिए भी तैयार हैं। मैं ये चाहता हूँ कि काम आगे बढ़े महापुरुषों का, क्योंकि इस बात का मुझे में आभास होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो ये मूवमेंट ख़राब हो गया तो ये विरोधी खेमे के लोग क्या कहेंगे जिनसे हमारा संघर्ष है कि एक अम्बेडकर आया था, एक कांची राम आया था, वो ये कहते थे अंग्रेज़ों का साथ उसमें कन्वेंस करके और इधर ये समाज को तैयार करके कि हम तुम्हारी व्यवस्था की चूल हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो ठहाके मार के हंसेंगे, अरे आए थे वो बनने के लिए, चूल हिलाने के लिए। कुर्सी एक बार तो उन्होंने हमारी सत्ता भी छीन ली थी उन लोगों ने, लेकिन अब उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये काम हम नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। हम साहब कांसी राम को जिंदा करेंगे, इतना जिंदा करेंगे जितना साहब कांसी राम ने बाबा साहब को जिंदा किया और कुर्सी हिला दी। साहब कांसी राम के पास में तो जो महापुरुष थे उससे हमारे पास एक महापुरुष ऐड है ना, और कल परसों के गए हुए हैं हमारे बीच में, और कुर्सी को कैसे हिलाते हैं, सरकार कैसे बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पावर से कैसे सरकार बनाते हैं, सब कुछ सिखा के चले गए हमें। मधु कोड़ा जैसा व्यक्ति अकेला विधायक को वो मुख्यमंत्री बना के चले गए। तो बहन जी को 67 सीट पर मुख्यमंत्री बना के चले गए, उनके पास तो 167 थे विरोधियों के पास। तो बहुत आसान है, चुटकी का काम है, चुटकी का काम है देश में सरकार बनाना। जिसको यकीन ना देख लेना। मैं तो कह रहा हूँ कि 7 साल हो गए मुझे, अगर बीएसपी से मुझे ना निकाला जाता, 22% पर थी उत्तर प्रदेश में, वहीं ताल ठोक देते हम, वहीं सीएम दे देते, और आसपास के स्टेट जो हैं वहाँ ताकत आती, सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में, वहाँ हम बैलेंस ऑफ पावर से डिप्टी सीएम ठोकते। उसके बाद कहते हैं कि भाई हमारा जो है ओबीसी समाज का व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा हमारी पार्टी की तरफ से। 4-5 जाति के लोगों को अनाउंस कर देते हैं वहाँ पर, जो मेन जाति हैं,
कि इनमें से कोई भी हो सकता है, बाद में उनको एडजस्ट कर लेते, भैया एक आदमी पीएम बन जाओ, एक डिप्टी पीएम बन जाओ, एक गृह मंत्रालय बन जाओ, अब भैया इस काम को आगे बढ़ाओ। तो 4-5 बिरादरी हमने एडजस्ट कर लेते, और उसके बाद में हमारी बिरादरी जो है वो 7 मूवमेंट के हिसाब से देती। बहुत सी बिरादरी ऐसी हैं जो बाबा साहब और साहब कांसीराम के नाम पर तैयार हो जाती। हम एक तरफ हम 51% वोट इकट्ठा कर लेते। बहुत आसान है, क्या करूं, सब कुछ समय निकल गया। बहुत मुझको वोट को कैसे ट्रांसफ़र करना है अपने पक्ष में, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। हमें ऐसा लगता है कि जब साहिब श्री कांशीराम ने शुरू किया, शेड्यूल्ड कास्ट से किया था। अभी खासकर पंजाब में तो हम देखते हैं एक जाति पर बात रुक गया कि नहीं, साहब ने बहुजन कॉन्सेप्ट पे शुरू किया बिल्कुल था। लेकिन कांग्रेस ने जब ये दिखाई दिया कि ओबीसी समाज के लोग भी साहब कांसीराम के साथ जुड़ रहे हैं, SC ST OBC सभी बिरादरी के लोग, तो कांग्रेस ने ये कह दिया था कि बीएसपी चमारों की पार्टी है। इसलिए फिर जो है लोगों ने सोचा कि ये चमारों की पार्टी है, जबकि साहब कांसीराम के पास में सभी समाज के, ओबीसी समाज के, मुस्लिम समाज के सभी नेता तैयार हो रहे थे। तो ये कांग्रेस की चाल थी। लेकिन साहब कांसीराम तो पॉजिटिव सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस तूने बहुत अच्छा काम कर दिया मेरा भाई। बोले कैसे? लोगों ने पूछा कैसे? बोले मैं इनको मैं जोड़ नहीं पाया था, बहुत दिन से ऑटोमेटिक जुड़ गए। अब मैं इनके साथ में ओबीसी को जोड़ूंगा और तुम्हारी बुद्धि ठीक करूंगा। वो किया। तो साहब अगर ये लोग डालते तो साहब पात थे, हर पत्ते पर साहब कांसीराम थे। मैं क्या करूं, मैं अपना दम भर के रह जाता हूं। साहब कांसीराम ने इतनी आसान बना दी इस देश की राजनीति और सरकार बनाना, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं इस समय। लेकिन मुझे पता है कि आगे मौका मिलेगा और तब करके दिखाऊंगा। मेरा पूरा अंदर से मैं खुश हूँ कि मैं कर दूंगा इस काम को। सरकार चुटकी का काम है इस देश में बनाना। किसी भी मैं कहता हूँ बहन जी, मुझे एक स्टेट दे दे कोई सा भी, अगली बार CM ले ले, छेड़े ना मुझे बीच में, छेड़े ना, किसी भी स्टेट को दे दो। अगर पंजाब में दे दिया जाए, किसी भी स्टेट को दे दो आप मुझे, बस छेड़ो मत। कितना समय? 3 साल के लिए। 3 साल। 1 साल में स्टडी करूंगा, दूसरी साल में प्लानिंग बनाऊंगा, तीसरे में एग्जीक्यूट कर दूंगा। ताकत लगा लेना सारी पार्टी एक तरफ रहने, पूरी पार्टी ताकत, और एक तरफ जिताएंगे। CM दे देंगे 100%। ना दूं तो मुझे भगा देना, मार देना मुझे। अब क्या करूं, किससे बोलूं, किससे रहूं? वैसे तो आपके लिए सवाल हमारा नहीं था, लेकिन चर्चा चल रही है तो करेंगे। जैसे जब देखा कांग्रेस पीछे को जा रही है, डाउनफॉल जा रही है, तो राहुल गांधी पूरा भारत में पैदल चल के लोगों तक पहुंच किया, और उससे उसको कितना लाभ हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। उनका जो भाई है, कांग्रेसी लोगों का भाई राहुल गांधी, पूरा भारत में यात्रा की, पंजाब में भी आए। तो देख रहे थे हम, इतना ठंडी में बाजू आधा था, तो सबके साथ गरीब लोगों के झुग्गी झोपड़ी में भी जाकर खाना खाता, तस्वीर मीडिया में देता था। उनका भाई राजा होने के बाद, उनका राज रहने के बाद, उनको जब लगा कि राज खुश रहा है, वो राजबाग लेने के लिए राजमहल से बाहर निकला जी, और गरीब बस्तियों में जाकर, जिन बस्तियों पे बाबा साहब ने बोला था लिखने के लिए कि दीवारों पे लिख दो, हाँ, देश के हुक्मरान बनना, उनके पास भी चले गया वोट लेने के लिए। उनका भाई चले गया, हमारी बहन जी नहीं निकल रही। लेकिन आपके लिए सवाल तो नहीं बनता था हमारा, आप तो हमारे जैसे बाहरी हैं, तो उनके आप मन में क्या सोच रहे हैं ऐसा? देखिए, अगर देखिए इनके राजीव गांधी जी, पता नहीं इनके नाना लगते थे, दादा लगते थे इनके, राहुल गांधी के जी क्या लगते थे? दादा लगते थे शायद। तो ये भी राजघराने में रहते थे। तो साहब कांसीराम ने कहा कि मैं इनको ज़मीन पे ला दूंगा। जब साहब कांसीराम गलियों में घूमे और कुर्सी हिलने लगी, तो राजीव गांधी भी रोड पे आ गए थे। हाँ। तो ऐसे ही उनको ये लग रहा है कि अगर सत्ता चाहिए तो राहुल गांधी भी आना पड़ेगा। तो ये उनके पोते हैं, नाती हैं, ये आए हैं। तो ये तो इनके लिए जवाब है। हालांकि ये लोग कोई ना तो संविधान बचाना चाहते हैं,
ना एससी समाज को, ओबीसी समाज को या मुस्लिम समाज को बचाना चाहते हैं। बस ये भी बीजेपी की बी टीम है। बस ये है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख करके अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, और बीजेपी हार्ड कोर हार्ड कॉर्नर रख करके स्थापित करना चाहते हैं। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, वो थोड़ी सॉफ्ट है, थोड़ी हार्ड है। उद्देश्य दोनों का एक है। लेकिन अब बात आती है, जैसे आपने कहा बहन जी, मैं ये कहता हूँ चलो बहन जी की उम्र हो गई है, बहन जी ना जा सकती हैं बाहर, हो सकता है। हालांकि कभी जाएं तो समाज के बीच में अपना हाय हेलो भी कर दें, हाथ हिला दें, तब भी काफ़ी है, अच्छा होएगा, अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने नेता को देखना चाहता है अपने नज़दीक से। लेकिन मैं तो ये भी मानता हूँ कि ना भी जा पाती हैं लगातार, नहीं कोई दिक्कत है, सिक्योरिटी की दिक्कत है या शरीर की प्रॉब्लम है, तो लेके किसी को अपॉइंट करें, अपॉइंट करके उसको बोलें कि भाई तुझे रोड पे रहना है, तुझे सड़क पे रहना है। एक टीम ऐसी बनाए जो सीधी रोड पे रहे, और एक टीम ऐसी बनाए जो उसकी स्ट्रेटजी तैयार करे, तो जाकर के फिर उसको एग्जीक्यूट करो। हाँ, जब वो रोड पे चल सकता है, हालांकि उसने हमको कॉपी किया है, हमारे मूवमेंट को कॉपी किया है, भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल, कभी साहब कहाँ से हम कहते थे बहुजन जोड़ो यात्रा जी, वो चलाया करते थे जी। तो हम तो ये भी सोचते हैं कि कभी फ्यूचर में हमको मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि कैसे होता है, तो हम बोलेंगे कि बहुजन जोड़ो यात्रा, हम चलेंगे पैदल, हम चलेंगे साइकिल से, हम चलेंगे मोटरसाइकिल से, हम जोड़ेंगे। मौका नहीं मिल पा रहा मुझे अभी, लेकिन मिलेगा, मुझे पता है। अभी धीरे धीरे हम चल रहे हैं। मेरे अंदर बहुत चसक है इस चीज़ की कि मौका नहीं मिल पा रहा, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। और दुख इस बात का है कि आज पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में 30% से गिर के 6% पे आ गई है, और उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेट के अंदर तो ये लगभग 90% वोट खत्म हो गया, और यहाँ पर 80% खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उछाल दबाव चलता रहता है, फिर भी यहीं पे काम करेंगे। आपने एक समागम रखा है लखनऊ में, शायद हाँ। मार्च में है, कि मिशन बचाओ, हाँ, मिशन बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम है। और उसका मेन मकसद ऐसा तो नहीं है कि अपना शक्ति प्रदर्शन लोग इकट्ठे करके दिखाना है कि हमारे साथ। देखिए, शक्ति प्रदर्शन तब कह सकता है अगर हम कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में गलत फहमी है जयप्रकाश पार्टी बनाएगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, हम इसी को बचाने के लिए काम करेंगे। लोगों ने कहा कि इटावा में पार्टी घोषित करेगा, कुछ लोग कहने लगे कि 15 मार्च को घोषित करेगा। 15 मार्च भी कल परसों जाने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं 14 अप्रैल को करेगा। 14 अप्रैल को तो प्रोग्राम ही नहीं है हमारा 27 अप्रैल को है। उसमें लखनऊ के केसर बाग में जो गांधी ऑडिटोरियम है, वहाँ पे हमारा ये कार्यक्रम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बसपा हमने बोल दिया कि हम वोट फॉर बीएसपी कहते चलेंगे। उस दिन भी बीएसपी का नाम लेंगे? हाँ, हम वोट फॉर बीएसपी बोलेंगे। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी है। हाँ, जो साहब कांसीराम के जो लोग थे, जो मूवमेंट के लोग थे, जो बसपा से दरकिनार कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से बसपा कमज़ोर हो गई है, उन लोगों पे जिस पे बसपा काम नहीं कर रही है, उन लोगों को भी इकट्ठा करेंगे। जो बसपा से निकालेंगे वो लोग भी आएंगे वहाँ पे? हाँ, सभी आएंगे, बसपा के पदाधिकारी भी आएंगे। ऐसा तो नहीं कोई नया पार्टी का अनाउंस कर देना? हमने बोल दिया नहीं करेंगे ना। मैं तो कहा कि भाई जब तक मैं काम कर रहा हूँ आपकी तरफ, मेरा साथ दो। मैं पार्टी घोषित कराऊँ मत देना, उस दिन मत देना। अगर मैं करता हूँ तो मैं कहाँ कर रहा हूँ पार्टी घोषित? हमें तो यही बचानी है। जो पार्टी घोषित इतना आसान नहीं है साहब। जो पार्टी से निकाले गए हैं वो लोग कैसे आएंगे आपका समागम में? अब देख लेना आप, सब तक लोग आएंगे। उनको सबको चिंता है ना समाज की, सबको पता है कि फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है, इसलिए इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके लिए किसी एक धागे की ज़रूरत है, एक विचार की ज़रूरत है, और पूरा देश चिंतित है इस मूवमेंट को लेकर के, समाज के फ्यूचर को लेकर के, देश के फ्यूचर को लेकर के। वो सब आएंगे, अब नहीं आएंगे आगे आएंगे मतलब मैं तो यहाँ लगा ही रहूँगा। उस समागम में आम लोग आएंगे या बड़े जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग? मैं तो कहता हूँ जिसको समाज की चिंता है, जिसको मूवमेंट की चिंता है, वो आएंगे सब लोग। पूरा भारत, पूरा देश 11 स्टेट के लोग आएंगे। 11 स्टेट के 11 स्टेट के लोग आएंगे। पहले हम 11 स्टेट को इसको कवर करेंगे, और उसके बाद में जो है 11 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोग रहेंगे। अनाउंस कुछ नहीं करना? नहीं, कोई नहीं। हम मिशन सिर्फ की बात? हाँ, केवल मूवमेंट। हमने उसमें टॉपिक रखा है नीचे उसमें, अपने उसमें कार्ड में, कि इन परिस्थितियों में इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर अपने विचार रखो। हर एक व्यक्ति आएगा, अपने ज़िले का नाम बताएगा, उधर से एक व्यक्ति बोलने जाएगा मंच के ऊपर। ना मंच पे कोई कुर्सी होगी, ना कोई बैठेगा, सब लोग नीचे बैठेंगे, हम 1000 के 1000 लोग। और उसके बाद में जिस व्यक्ति का नाम बोलेगा वो वहाँ पर ऊपर जाकर अपनी बात रख के आएगा, नीचे नोट डाउन होगा,
उसके बाद सारी मैटेरियल को इकट्ठा कर उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा और आखिर में बताया जाएगा कि ये निष्कर्ष आया है। वोट फॉर बीएसपी उस दिन भी हमेशा करते रहेंगे। झंडा लगाया जाएगा? झंडा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आदेश है कि भाई अगर मुझे बताया, मैं हमारे खिलाफ तो जिला अध्यक्षों के लेटर भी जारी हुए हैं अभी बीच में भी, कि अगर झंडा मिल गया या पटका मिल गया या फोटो मिल गया बहन जी का, तो फिर हम जो है वहीं पुलिस भेज करके कार्यक्रम को रोक, कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस उसे रोक दिया जाएगा हमको। हमारे ऊपर बहुत सारी एफआईआर हो भी चुकी हैं इस बात को लेकर के, इसलिए प्रोग्राम डिस्टर्ब हो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, उसमें सरकारी विभाग के लोग भी रहेंगे। अच्छा, उसमें बामसेफ के लोग रहेंगे ना जी, तो इसलिए हम उसको रखेंगे नहीं, नॉन पॉलिटिकल रहेगा। भैया हम बोल रहे हैं ना वोट फॉर बीएसपी, तुम थोड़ा ना बोल रहे हो, तुम अपनी बात करो मिशन की, हम बोलेंगे बाद में कि भाई पॉलिटिकल पार्टी हमारी बीएसपी रहेगी, मूवमेंट इधर बचाना है, हमको मिशन बचाना इधर है, और पॉलिटिकल पार्टी हमारी बीएसपी है। पिछली इंटरव्यू में आपने बीएसपी का पटका रिबन जो और लगा रखा था, कब से उतारा है? ये जो है हरियाणा के चुनाव से। अच्छा, हाँ, क्यों जो है ये हमें बताया गया कि भाई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होएगी अगर आप कुछ भी दिखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मिसगाइड कर दिया था बहन जी को कि बहन जी ये आपके नाम से खाता कमाता है। तो बहन जी ने कई बार कहा भी है, ट्वीट भी किया है हमारे खिलाफ कि भाई ये मेरे नाम से करता है। तो एफआईआर तक की वो हम पे हुई भी हैं और आगे भी होने के लिए कहा गया था कि बसपा के नाम से अगर कुछ भी करता है तो उसको पकड़ो। आखिर में जयप्रकाश जी क्या बोलना चाहते हैं? जैसे जहाँ से बात शुरू की थी जी, तथागत बुद्ध चाहते थे जी कल्याण हो, जी सबका कल्याण, भगवतु मंगलम। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने तो हमारे लिए बहुत काम किया, बहुत संदेश दिए हैं, जिस संदेश से आज हम राजबाग हम होना चाहते थे जी, और बेगमपुरा जहाँ होना चाहते, किसी को किसी का भय डर नहीं होना चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए थी जी। और सब महापुरुषों ने काम किया। इतने महापुरुषों ने समाज के लिए काम करने के बाद भी समाज आज दूसरी पार्टियों की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ देख रहा है। वो लोग हमें गेहूं दे जाएं एली की, वो लोग हमें ये लालच दे जाएं, ये हमें दे जाएं, आज भी मंगते की तरह, आज माँ भीख की तरह मांग रहा है। जो मांगना था एजुकेशन नहीं मांगा, जो मांगना था से सहूलतें नहीं मांगा। आज भी हमारा बहुत सा जो समाज है, बहुत हिस्सा जो अनएम्प्लॉयड है, वो मांगना था, लेकिन समाज को इतना उलझा दिया है वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसको उलझाने के लिए हमारे ही मिशनरी साथी बहुत से जो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या पहले से गए हुए हैं, उनमें जो एमएलए एमपीज हैं वो हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। क्या कहना? देखिए, ये आज से नहीं है प्लानिंग, इनकी बहुत पुरानी प्लानिंग है। एजुकेशन को ख़त्म करना, रोज़गार ख़त्म करना। जब एजुकेशन रोज़गार नहीं रहेगा किसी भी समाज पर, तो फिर वो पेट के लिए परेशान हो जाएगा। जब उसको भूख लगेगी, जब भूख लगेगी तो उसको सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी, तो वो मांगेगा मुझे कुछ दे दो। वो फिर ये देते हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, डाटा फ्री दे रहे हैं, आटा फ्री दे रहे हैं, ये लैपटॉप फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। ये जो फ्री का जो चक्कर जो होता है ना, ये तब होता है। लेकिन साहब का हम कहते थे कि मैं आपको मांगने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहता हूँ। तो ये समाज, ये जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, ये बीमार कर दिया इन्होंने समाज को पूरे को। इससे आप देखो, विदेशी मीडिया कहती है कि भारत के अंदर फ्री के नाम पे वोट मिलता है, जो भारत के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है फ्यूचर में। ये लोग संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने मोदी जी कहते थे कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, ये घातक साबित हो जाएगा। आप अगर देश के, अपने देश के बहुत बड़ी मेजॉरिटी के हिस्सा को, 80-90% हिस्सा को अगर आप लोग दयनीय स्थिति में ला देंगे, तो आप दुनिया के पटल पे खड़े नहीं हो सकते। अगर आप सोचो कि हम, इनके दिमाग में केवल गुलामी बैठा रखी है कि इनको गुलाम कैसे बनाना है। 80-85% लोगों को, 90% लोगों को, महिला को इंक्लूड, इनको गुलाम कैसे बनाना है। अरे अगर तुम सबको गुलाम बनाने में दिमाग लगाओगे, गुलाम बना भी लोगे, तो दुनिया के पटल पे कैसे बात करोगे आप। इसलिए आप अपने देश को संपन्न करने के लिए काम कीजिए। हर एक व्यक्ति संपन्न हो, उस पर आप लोग काम कीजिए। हम कभी इस बात को करेंगे, हमारे साथ सभी बिरादरी के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं
कि भाई देश को संपन्नता की तरफ लेके जाओ, जिससे कि हम विश्व के पटल पे बात कर सके कि हम उस देश से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ का हर एक व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। ये प्रॉब्लम्स हैं भाई ऐसे। तो इन्होंने ये बना दिया कि भाई ये फ्री वो फ्री ये फ्री, अब क्या करें। अब मूवमेंट सब खत्म, डिस्टर्ब हो गया हमारा, लेकिन मूवमेंट को फिर से खड़ा करेंगे, इनके अंदर ज़मीर पैदा करेंगे लोगों के अंदर, SC ST OBC के अंदर, अब फिर से काम आगे बढ़ाएंगे। ये हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से। जयप्रकाश जी, आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर में हमारे तो जो ये श्रोते हैं, आखिर में देश में देश के लोग जो हैं, क्या आखिर में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये पीढ़ी संपन्न पीढ़ी है, इसका सदुपयोग किया जाए और सब कुछ लगा करके, अगर हम करो और मरो की स्थिति में हैं तो सब कुछ लगा करके इस मूवमेंट को फिर से खड़ा किया जाए और उसके बाद सत्ता प्राप्ति की तरफ मूव किया जाए। उसके लिए प्लानिंग बनाई जाए, उसमें और थोड़ा बहुत समय लगता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो लोग सामाजिक धार्मिक सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग करते रहें, लेकिन अपनी पॉलिटिकल सोच अपनी बना करके रखें। तो जब कभी मौका मिले तो किसी एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर के पॉलिटिकल सोच को बना करके फिर उसको खड़ा करके फिर उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएं। साहब कहाँ से, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, जी साहब कहाँ से हमने कहा भी गुरु किल्ली। बिल्कुल। तो हमको जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी या बहुजन विचारधारा के या समतावादी सोच रखने वाले व्यक्ति के हाथ में जब तक सत्ता नहीं होगी तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जी जी जयप्रकाश जी, आज हमारे साथ बहुत आपने मिशन की बातें की हैं, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, राजबाग कैसे हाथ में आएगा, समाज मजबूत कैसे आएगा, बहुत सी आपने बातें की हैं, बहुत सारी आपने दुख दर्द की बातें भी की है, समाज की भी बात की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। तो ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜयप्रकाश जी ਦੀ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।